नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। आज हम पूछेंगे प्यार की इबारत में नफरत क्यों? क्योंकि एक नारा जो सुनने में महज मोहब्बत का इजहार करता है, आई लव यू मोहम्मद, अब पूरे देश में विवाद और टकराव की वजह बन गया है। शुरुआत 4 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के कानपुर में 12 वफात के जुलूस के दरमियान हुई और आज बरेली में जुमे की नमाज के बाद भारी बवाल हो गया। फायरिंग हुई, पुलिस फायरिंग का भी आरोप है और तमाम लोग इसमें घायल हुए। आई लव यू मोहम्मद पहले यह एक भावनात्मक इबारत लगी पैगंबर साहब के लिए, मोहब्बत के इजहार के लिए, लेकिन कानपुर में हुए बवाल के बाद ही जल्द ही ये ट्रेंड बना। कई शहरों में लिखा जाने लगा और जगह जगह नमाज के बाद भीड़ इस नारे को दोहराने लगी। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वायरल हुआ, इसका दूसरा जो चेहरा है वो सामने आया। कुछ लोगों ने इसे संगठित मुहिम बताया। सवाल उठा कि क्या यह महज इबारत का हिस्सा है या इसके पीछे कोई साजिश? क्योंकि एक तरीके से अलग अलग शहरों में अचानक यह नारा गूंजने लगा। बरेली, संभल, मेरठ, सहारनपुर, उन्नाव, कानपुर और फिर यूपी से बाहर भोपाल, इंदौर, दिल्ली और अब गुजरात का गोधरा भी। तो यूपी टू गुजरात। और जब यह नारा फैलने लगा तो तुरंत जवाबी कैंपेन भी सामने आया। आई लव यू महाकाल, आई लव यू भोलेनाथ, आई लव यू विष्णु जी। बहुत सारे इस तरीके के कैंपेन और नारे शुरू हुए, पोस्टर भी लगे, पुलिस ने कार्रवाई भी की। लेकिन ये तब तक ये जहर, साजिश का जहर, नफ़रत का जहर रगों में पैबस्त हो चुका था। यानी मोहब्बत के नाम पर शुरू हुआ नारा सीधे सीधे धार्मिक टकराव, ध्रुवीकरण में बदल गया। और बड़ा सवाल यही कि यह सब क्यों हो रहा है? क्या महज ये आस्था और अकीदत का इजहार है? क्या समाज में पहचान की राजनीति है या इसके पीछे सचमुच कोई साजिश जो मोहब्बत के जज्बात को नफ़रत की ज़मीन में बदल रही है? और सबसे अहम ये है कि इससे नुकसान किसका हो रहा है और फ़ायदा किसको मिल रहा है? नुकसान हमारी गंगा जमुनी तहजीब को, भाईचारे को, आम इंसान की रोज़मर्रा की अमन व चैन को, और फ़ायदा उन ताकतों को जो नफ़रत फैलाना चाहती हैं, जो नफ़रत की फसल काट कर अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती हैं। यही आज का मंथन है। प्यार की इबारत में नफ़रत क्यों? हम परत दर परत हम खोलेंगे इस कैंपेन की कहानी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे फैली और क्यों जवाब में कैंपेन शुरू हुआ? आज मंथन में इसी पर बात, प्यार में नफ़रत क्यों। मोहब्बत की इबारत में नफ़रत क्यों, ये सवाल है आज हम मंथन में कर रहे हैं। और इसकी वजह है, दावा है कि 4 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में 12 वफात के दरमियान जुलूस में एक तंबू या उसके मार्ग पर आई लव मोहम्मद स्लोगन वाला बैनर लगाया गया, जिसे हिंदू संगठनों ने आपत्ति की दृष्टि से देखा। विरोध हुआ कि यह नया रिवाज है। पहले ऐसे स्लोगन, ऐसे बैनर 12 वफात के जुलूस यानी जुलूस मोहम्मदी के रास्ते में नहीं लगते थे। पुलिस ने उसका लोकेशन बदलने की कार्रवाई की और बाद में इस सिलसिले में एफआईआर भी दर्ज की गई। पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में 9 ज्ञात और 15 लोगों को अज्ञात मुलजिम बनाया गया। सांप्रदायिक सौहार्द भंग करने, नए रीति रिवाज लागू करने आदि के पुलिस ने आरोप लगाए। इस कार्रवाई और आरोपों के खिलाफ मुस्लिम वर्ग ने विरोध जताया और कई शहरों में आई लव मोहम्मद स्लोगन प्रेम और आस्था का इजहार किया इस स्लोगन के जरिए। इसके बाद विवाद बढ़ा, कई जगह पथराव भी हुआ और ये स्लोगन अन्य जगहों पर भी धीरे धीरे ट्रेंड कर गया। सोशल मीडिया पर हैशटैग
दीवारों पर पोस्टर, मस्जिदों के बाहर सार्वजनिक प्रदर्शन आदि में ये लगातार चर्चा में रहा। तो संक्षेप में एक बैनर की तैनाती से शुरू हुआ विवाद पुलिस कार्रवाई और झड़पों और हिंसा तक पहुंच गया। धार्मिक आस्था और अभिव्यक्ति की सीमाओं पर बहस छिड़ी है और कुल मिलाकर ये बवाल अपने आप में इस बात का प्रतीक है, इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं न कहीं कोई तो है जो हमारे अमन व अमन का दुश्मन है। बरेली की घटना जो आज हुई, आज जुमा था, जुमे की नमाज के बाद ये घटना हुई। मेरा एक सवाल है कि वहाँ का जो लोकल इंटेलिजेंस है, वहाँ की पुलिस है, जब पूरे देश में इस तरीके के कैंपेन जवाबी चल रहे हैं तो ये चूक कैसे हुई, कैसे नहीं पता चल पाया कि इतना बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, हल्ला बवाल होने जा रहा है। ये बड़ा सवाल है। और जुमे की नमाज के बाद ये अचानक स्पार्क हुआ, ये कैसे हुआ, ये अपने आप में अन्वेषण का विषय है। जुमे की नमाज के बाद जो घटनाएं हुई, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह बरेली में मौलाना खुर्शीद आलम ने नमाज के बाद नमाजियों से अपील की कि वे अपने घरों व दीवारों पर लव यू मोहम्मद का पोस्टर लगाएं, इसे आस्था का प्रदर्शन करें। इसी क्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने नारे और पोस्टर लगाए और खबरों के अनुसार इस्लामिया ग्राउंड बरेली शहर में नमाज के बाद लोगों का इकट्ठा होना शुरू हुआ। वहाँ भीड़ बढ़ी, पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी बढ़ाई गई। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि प्रदर्शन करते हुए कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया और इसके बाद बवाल हो गया। तो कुल मिलाकर एक ये कहानी है। 3 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, 3 तस्वीरें वो दिखाई जाएं। बरेली की बवाल की जो 3 तस्वीरें हैं, नमाजियों के साथ जो नमाज के बाद नारेबाजी है, पुलिस के साथ टकराव है, भगदड़ है, बिखरी चप्पलें हैं। तमाम बरेली के आईजी अजय साहनी का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने फायरिंग भी की, कई पुलिस वाले घायल हुए, जबकि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने फायरिंग की है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा खासा शहर, त्योहारों का मौसम, नवरात्र चल रहा है, दिवाली दशहरा सर पर है। ऐसे में इस तरीके की घटनाएं कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहीं न कहीं कोई साजिश हो रही है। इस बवाल, इस प्रदर्शन के मूल में ये कहा जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा का एक बयान ने एक तरीके से इस चिंगारी को भड़काया। वो बयान सुना जाए। आज अखबार में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। बाकी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह अमन का है और मेरी अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अच्छे मुसलमानों की तरह और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह इस ज्ञापन में शरीक हों और अपने बेदारी का सबूत दें
और किसी किस्म का गैर कानूनी और गैर शरई नारा ना लगाया जाए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, क्योंकि रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की गई है। तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आएंगे और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे। किसी किस्म की कोई अगर कोई छेड़छाड़ करता भी है तो उसको नजरअंदाज किया जाएगा। बहुत एहतियात रखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। मौलाना तौकीर रजा ने तो कहा कि बहुत एहतियात रखी जाएगी, सब कुछ अमनो अमन में रहेगा। इस बीच में चेतावनी भी दी कि भाई जिला प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। बरेली में बार बार मौलाना तौकीर रजा ही क्यों केंद्र बिंदु में आ जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? बरेली में ऐसी घटनाएं क्यों बार बार होती हैं? बड़ी गंभीर घटना हुई है और मुझे इस बात का ताज्जुब है कि बरेली का जिला प्रशासन, बरेली में बैठे अधिकारी ये क्या कर रहे थे भाई? इनको पहले कुछ नहीं पता चलता कि कहाँ क्या प्लानिंग हो रही है, कैसे लोग आएंगे, हिंसक भी हो सकते हैं। बड़े जिम्मेदार और बड़े अनुभवी अधिकारी हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। और जिन जनाब का बयान मैं सुनाने जा रहा हूँ उनका नाम है अजय साहनी, आईजी हैं, वो अनुभवी व्यक्ति हैं। फिर ऐसी चीज़ें कैसे हुई, क्या हुई, ये बहुत सोचने की बात है। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आज जुमे की नमाज थी, इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी और आज सुबह से ही मैं, एसएसपी, प्रशासन के लोग, सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पर पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की कितनी जगह हुई है सर? कितनी जगह पे हुई है सर? ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है, बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग कितने लोग हिरासत में लिए गए सर? इसमें कितने? पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर भी हैं। हिरासत में कितने लोग लिए गए? हिरासत में अलग अलग जगहों पे चूंकि हुआ है तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं और वो सारे तथ्य जो है वो अभी हम लोग मौलाना तौकीर रजा ने बुलाया था, क्या उनके खिलाफ भी? जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मौके पर थे और तमाम प्रेस के बंधुओं को भी इसमें चोटें आई थी या पथराव आप लोगों ने देखा, खुद वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। बाकी अभी का प्रकरण है तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ, अभी जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य हैं। जी, निश्चित रूप से इसमें FIR पंजीकृत होगी, जो भी विधिक धारा है उसमें FIR पंजीकृत की जा रही है और जैसा आपने पूछा जो भी लोग थे इसके पीछे सभी को हम लोग सामने लाएंगे और जो भी जिम्मेदार हैं सबके खिलाफ इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। तौकीर रजा ने बुलाया था, सब उनके कहने पे आए थे, क्या उनको भी नाम दर्ज किया जाएगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग लगातार धार्मिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं और ये पहले से प्री प्लान्ड वे में किया गया है। जो भी लोग इसके पीछे है, जिन्होंने भी कॉल की थी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक कंफ्यूजन भी चल रहा है सर, क्या इसकी परमिशन दी गई थी या फिर नहीं? किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी और सबको पहले बता दिया गया था कि यहाँ किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है और ये मानते हुए 90-95% लोग ये बात को समझ भी गए थे और सब लोग नमाज पढ़ने के बाद अपने घर और अपने काम पर वापस लौट गए। बाद में कुछ प्लांट हुए खुरापाती तत्व हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें मुकदमे अलग अलग जगह दर्ज किए जाएंगे क्योंकि कई जगह ये घटनाएं जी निश्चित रूप से जहाँ ये घटनाएं हुई हैं और जिन जगहों पे चोटें आई हैं लोगों को, जहाँ विवाद हुआ है हर जगह मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। लगे क्या पुलिसकर्मियों को लगे? जी लगे हैं, पुलिसकर्मियों को भी लगे हैं। अलग अलग जगह हमारी फोर्स लगी हुई थी। अभी सारी संख्या हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर में आप लोगों से सारी चीजें हम लोग शेयर कर लेंगे। तो आईजी अजय साहनी बता रहे हैं कि भाई बरेली शहर में कई जगह बवाल हुए हैं, 3-4 जगह तो खुद ही कह रहे हैं। बहुत मासूमियत के साथ में इस बात को कह रहे हैं कि भाई 90-95% लोग चले गए थे, तो ये 5% लोगों ने पूरे शहर में घूम कर उधम काट दी।
फेल्योर है जिला प्रशासन का और पुलिस का, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हमारे साथ चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़े हैं। मयंक शुक्ला समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। सैयद इंतखाब आलम साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी नाजिम साहब भी मुस्लिम स्कॉलर हैं। महामंडलेश्वर आचार्य शोकानंद जी महाराज जुड़े हैं। नितिन चतुर्वेदी, प्रदेश प्रवक्ता अखिल भारतीय हिंदू महासभा, वो भी जुड़े हुए हैं। पंडित सुशील पाठक हैं, धर्मगुरु हैं। सिद्धांत कलहन साहब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे दो सहयोगी सानू कुमार और दीपक चतुर्वेदी भी लगातार जुड़े हुए हैं। पहले अपने सहयोगियों से अपडेट के साथ में बातचीत कर ली जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है। दीपक चतुर्वेदी, इस पूरी घटनाक्रम में एक बात तो साफ है कि तौकीर रजा साहब ने कह दिया था कि भाई कुछ गड़बड़ होता है तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। चूक कहाँ हुई दीपक चतुर्वेदी, एक पत्रकार के तौर पर? दीपक अनम्यूट करिए और बताइए कि चूक कहाँ हुई, कैसे ये घटना हो गई? दीपक चतुर्वेदी, दीपक चतुर्वेदी तक आवाज नहीं जा रहे। हमारे दूसरे सहयोगी सानू कुमार बरेली से ही जुड़े हुए हैं। सानू कुमार, लगातार चीज़ों को कहा जाता रहा, तौकीर रजा भी कह रहे बहुत शांतिपूर्वक होगा, पुलिस भी उम्मीद कर रही होगी, प्रशासन भी उम्मीद कर रहा होगा सब कुछ शांतिपूर्वक होगा। लेकिन जब पूरे प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों तक में प्रदर्शन हो रहे हैं, जवाबी प्रदर्शन हो रहे हैं, जवाबी पोस्टरबाजी हो रही है, तो आज बरेली इतना सेंसिटिव है, मुझे नहीं लगता है। मतलब एक लगभग 4 दशक हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए, बरेली तो दशकों से सेंसिटिव रहा है। ये चूक कैसे हो गई, क्या इसकी मूल वजह है? सानू कुमार। देखिए सर, निश्चित तौर पे आज जो बरेली में बवाल हुआ इसमें बिल्कुल साफ तौर पर से ये साफ है, और जो कि आपने भी बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया कि जो एलआईयू की बात की जाए या फिर आईबी की बात की जाए, जो इनका इंटेलिजेंस है, ये पूरी तरीके से जैसे लास्ट ईयर में पिछली वर्ष की बात की जाए, जो विवाद तब हुआ तब भी पत्थरबाजी हुई, उस टाइम पर भी एलआईयू फेल साबित हुआ और इस बार भी एलआईयू फेल साबित हुआ। आईजी अजय शाहनी का भी साफ तौर पर से बयान आ गया, उन्होंने कह दिया 3 से 4 जगह पर विवाद हुआ है, 3 से 4 जगह पर ऐसी घटनाएं हुई हैं, और खुद जो पुलिस है, पुलिस में करीब 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है पूरी तरीके से घायल हुए हैं। दूसरी बात सर, इसमें फायरिंग भी हुई, मतलब कि जो भीड़ थी, जो उपद्रवी थे, उसमें जो उपद्रवी और शामिल होकर के आए, उन्होंने फायरिंग भी की और कई पुलिसकर्मियों के छर्रे भी लगे हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो साफ तौर पर से ये जाहिर है कि जो चारों दिशाओं से, यानी कि जो मेन शहर में जिस जगह विवाद हुआ, जिस जगह मैं मौजूद हूं, यहीं पर ही पत्थरबाजी हुई थी। यहाँ पर अभी भी पत्थर पड़े हुए हैं और यहाँ पर अभी भी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है कि किसी भी प्रकार से अब कोई अनहोनी या फिर कोई घटना ना हो पाए, या फिर कोई 4 युवा खड़े हो रहे थे वो ना हो पाए, ग्रुपबाजी। तौर पर सर ये जाहिर है कि अभी की बात की जाए तो अभी माहौल शांतिपूर्ण तरीके से है, लेकिन इतनी चारों दिशाओं से भीड़ आ रही थी, उसके बावजूद भी जिस तरीके से पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, और दूसरी जगह उन्हीं में उसी भीड़ में आखिर पत्थर कैसे आए, जो पत्थरबाजी की शुरुआत हुई वो कहां से आए। यानी कि एलआईयू का जो कहीं ना कहीं फेल्यूर था वो साफ तौर पर से क्लियर हो चुका है कि इनके पुख्ता जो जानकार थे वो ये नहीं बता सके कि भीड़ में कौन लोग शामिल हो रहे हैं, कहां से लोग जुट करके आ रहे हैं। अभी ये भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है सर कि इसमें क्या बाहर से भी लोग आए थे या फिर बरेली के ही उपद्रवी थे। तो इन सब पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। अभी की बात की जाए तो मेरे पीछे करीब 500 मीटर की दूरी पर शहर कोतवाली है, यहीं पर ही अभी सारे आला अधिकारी मौजूद हैं, चाहे आईजी की बात की जाए, एसएसपी की बात की जाए, डीएम की बात की जाए, सभी आला अधिकारी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। सभी 3 से 4 जगह पर जो घटना हुई है उन सभी के सर्किलों को बैठाला गया है कि किस तरीके से लापरवाही हुई है या फिर किन किन पहलुओं पर जांच अब तक की जा रही है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, हर एक वीडियो को बारीकी से देखा जा रहा है कि किसने पत्थरबाजी की, किसने फायरिंग की, उन तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल करके आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अजय शाहनी जो कि आईजी है, डीआईजी हैं बरेली, उन्होंने कह दिया है कि कुछ ही देर में इस पूरे मामले पर एक एफआईआर दर्ज की जाएगी, जो कि गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाएगी, और इस पूरे मामले पर यानी कि मौलाना तौकीर रजा जैसे पहले ये साफ चेतावनी देते थे और इस बार भी उनकी चेतावनी कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आई है। उन्होंने इस पूरे मामले में ना परमिशन मांगी थी, ना ही जिला प्रशासन ने परमिशन दी थी, उसके बावजूद हजारों की संख्या में सर यहां पर भीड़ मौजूद हुई। चारों दिशाओं से भीड़ ने एक विकराल रूप ले लिया।
जिसके बाद मजबूरन बरेली पुलिस को जो है लाठीचार्ज करना पड़ा और ठीक खुद है। जब फायरिंग हो रही थी तो टीयर गैस यानी कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। तो कहीं ना कहीं बरेली पुलिस की और जो आईबी और एलआईयू की बात की जाए, इसकी कहीं ना कहीं जो फेलियर साबित हो रहा है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं कोई तो चूक रही, जिस तरीके से जो भीड़ में पत्थर भी शामिल हो गए। सर, बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे सहयोगी सानू कुमार ने कही। हमारे दूसरे सहयोगी दीपक चतुर्वेदी भी बरेली से जुड़े हुए हैं। दीपक चतुर्वेदी, कुल मिलाकर बार बार एक बरेली, आप कहीं कुछ नहीं हो रहा लेकिन बरेली में ज़रूर हो जा रहा है। ये ट्रेंड क्यों बन रहा बार बार? और ये मैं देख रहा हूँ कि सालों से, दशकों से बरेली में बवाल जरूर होता है। दीपक जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से बरेली में ये घटना हुई है, इससे पहले भी मौलाना तौकीर ने जो है वो कई बार शहर की फिजा को जो है वो मोहब्बत के नाम पर जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की है। आज की बात करते हैं अगर, तो पिछले 3 दिनों से जो है वो तौकीर मियां जो है वो लगातार एक अपना संदेश प्रसारित कर रहे थे कि आज वो राष्ट्रपति को जो है वो लगातार वो ज्ञापन देंगे, लेकिन ज्ञापन देने की आड़ में जो है वो एक कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहे थे कि वो इस धरने को देंगे, ज्ञापन देंगे या नहीं देंगे। बार बार फ्लैश हो रहा था इस चीज को, और उन्होंने अंत में जो है वो इस चीज को भ्रम तोड़ा कि वो इस ज्ञापन को राष्ट्रपति के लिए देंगे बरेली के जिला अधिकारी के माध्यम से। मगर लगातार यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी वो नमाज के नाम पर जो है वो इकट्ठा हुई। पुलिस ने कहीं रोक टोक नहीं करी। रोक टोक ना करने का नतीजा ये रहा कि मस्जिदों में या जगह जगह जो है वो भीड़ इकट्ठा होती रही। इकट्ठा होने के बाद जब नमाज खत्म हुई है उसके बाद उस भीड़ ने जो है वो पुलिस के साथ जो है वो धक्का मुक्की करी है, पथराव भी किया है, कहीं कहीं जो है वो फायरिंग भी की गई है। इसमें कई पत्रकार भी घायल हुए हैं और पुलिस के कम से कम 10 कर्मचारी भी जो है वो घायल हुए हैं। लेकिन इस बात को देखते हुए पुलिस ने जो है लाठी बल का जो है वो प्रयोग किया और भीड़ को जो है वो तितर बितर किया है। उसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं और लगातार इस समय मैं मौजूद हूं एसपी सिटी ऑफिस में। यहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है अधिकारियों की, जो कि आगे की रणनीति को तय करेंगे कि किस तरह से दीपक चतुर्वेदी मान लेते हैं कि तौकीर रजा की सारी गलती है, मान लेते हैं मैं, लेकिन इस पे मैं बहुत कन्विंस्ड नहीं हूँ। वो लगातार जो उनका बयान है वो यही कह रहे थे कि मैं एक ज्ञापन दूंगा, और सारे लोगों से उन्होंने गुजारिश की कि भाई शांतिपूर्वक जाएं। एडमिनिस्ट्रेशन, शांति कमेटियां, जिला प्रशासन, पुलिस, इन लोगों ने तौकीर रजा से क्यों नहीं बात की? सबसे बड़ा सवाल यही, जब इस तरीके के ऐलानात होते हैं तो कम से कम ऐलान करने वाले व्यक्ति से बात की जाती है, सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज की जाती हैं। अमनो अमन कायम रखने के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रयास थे वो कहीं उनमें चूक नहीं नजर आ रही आपको? देखिए, हाँ बोलिए दीपक। इसमें चूक तो हुई है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का जो है, जो सूचना तंत्र है पुलिस का, वो कहीं ना कहीं चूक हुई है। कोई ना कोई कारण ऐसा रहा है कि मौलाना तौकीर जो है अक्सर जब इस तरह के बयान देते हैं या इस तरह के ज्ञापन देते हैं या धरना देने की कोशिश करते हैं तो 1 से 1.5 दिन पहले जो है वो लगातार जो है वो गायब हो जाते हैं और किसी के संपर्क में नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो बरेली पुलिस का जो है वो सूचना तंत्र कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोर साबित हुआ है, जो कि एक अंदेशा नहीं भाग सके कि इस तरह की घटना भी यहाँ पर हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया सानू कुमार और दीपक चतुर्वेदी, दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को अब दूसरे मुकाम पर ले जाएंगे हम, इसको लगातार एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंथन में सवाल यही कि मोहब्बत की भारत में नफ़रत क्यों, ये नफ़रत का जहर क्यों घोला जा रहा, कौन लोग घोल रहे हैं? और ये नई नई परंपराएं, नई नई बातें, नए नए पोस्टर, ये भी अपने आप में ठीक है। ईश्वर के प्रति अगर श्रद्धा है तो श्रद्धा यहाँ पर होनी चाहिए, मंदिर मस्जिद के अंदर हो जाए। लेकिन इन नई नई चीज़ें, इनको लेकर
एक अलग तरीके का वो बनाया जाना अपने आप में, और फिर ये मारकूट में हो जाए, हिंसा हो जाए, बड़ी गंभीर मसला है ये। सिद्धार्थ कलहंस वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी ने बहुत दशकों से इस तरीके के मसलों को देखा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये मसला बहुत ही गंभीर है। सिद्धार्थ जी, अगर इसको हम देखें तो क्या नज़र आ रहा है कि एक तरीके से एक सीरीज़ है, ट्रेंड है पूरा यूपी में, एमपी के कुछ शहरों में, गुजरात तक में, इस तरीके की चीज़ें ये अचानक कहाँ से आ जाती हैं? कौन लोग हैं ये, ऐसा क्यों करते हैं, क्यों लोगों को उकसाते रहते हैं? सिद्धार्थ जी मुझे लगता है मेरे पास इस वक्त कार्यक्रम में नहीं है। चंद्रिका प्रसाद शुक्ला को लेंगे। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, माफ़ कीजिएगा। चंद्रिका जी, इस तरीके की घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि एक पक्ष ने किया तो दूसरा पक्ष भी पोस्टरबाजी करने लगा, ये सब सारी चीज़ें करने लगा। क्या जो पॉलिटिकल लोग हैं, समाज के जिम्मेदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस तरीके की चीज़ें ना हो? क्योंकि अल्टीमेटली तो नुकसान आम आदमी का होता है, समाज का होता है, माहौल ख़राब होता है। चंद्रिका जी, अनम्यूट करिए चंद्रिका जी। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। मेरी आवाज? हाँ। चौहान साहब, आपको तथा अभी समस्त सहभागियों को और आपके श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। जी नमस्कार। आपने काफी विस्तार से विषय को रखा है और भारत का जो प्रगति के मार्ग पर निरंतर बढ़ना कुछ लोगों को बहुत तकलीफ देता है। आप 3-4 घटनाओं पर अगर ध्यान देंगे तो ये बात भी समझ में आ जाएगी। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में एक दरगाह के उद्घाटन में जो भारत सरकार का पत्थर लगा था, उसमें जो वहाँ का प्रतीक चिन्ह है भारत सरकार का, अशोक की लाठ जो लगती हो, और उसको भी लोगों ने पत्थरों से तोड़ा, बहुत तेज नारे लगाए। ये हमारा जो है धार्मिक का अपमान है, यह नहीं लगना चाहिए तो किला, जबकि कोई मूर्ति नहीं। आप जानते हैं कि वो तो भारत सरकार के सभी, चाहे नोट हो चाहे उनके पेपर्स हो, सब में वो बना रहता है। वो उसमें बड़ा बवाल हुआ, खैर किसी तरह कंट्रोल हुआ वो। उसके बाद आपने देखा कि अभी कल लद्दाख में कुछ लोग चले गए, और क्या क्या किया आपको मालूम ही है। जबकि सरकार से वार्ता की तिथि भी निर्धारित थी, आज कल में वार्ता होनी थी। आज आपने बरेली में देखा और कई जगहों पर भी, मैं देख रहा था टीवी में ही, गुजरात में गोधरा के पास एक गांव में, वहाँ करीब 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है। उनके घर जला दिए गए, गाड़ी जला दी गई। अभी मैं आप एक इसमें देख रहा था टीवी में, तो काफी उनकी परेड वरेड भी लोगों ने कराई है। तो पुलिस तो कंट्रोल हर हालत में कर रही है, लेकिन जो एक वातावरण बनाया जाता है उसमें अफवाहें शामिल रहती हैं, और कुछ इस प्रकार का एक इरादा लोगों का रहता है, ऐसा कुछ कर दो, ये वोट बैंक हमको मिल जाएगा। और दुर्भाग्य है कि राजनीतिक व्यक्तियों को सत्य बोलने का साहस ही नहीं होता है। वो हमेशा एक दूसरी पार्टी को आरोप लगा, इसने दंगा करा दिया, इसने ऐसा करा दिया, जबकि उपद्रवी होते हैं, तमाम गलत धारणाओं से प्रेरित होते हैं। उन लोगों की निंदा के बजाय वो काम केवल पुलिस के पास बचता है कि पुलिस उनको पकड़े, दंडित कराए, अदालत उनको सजा दे। लेकिन हम लोग जो राजनीति में हैं वो सब एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, और जिस प्रकार के क्रियाक्रम जो लोग करते हैं ऐसे अपराधियों को हम लोग नहीं दोष देते। मेरा अनुरोध यही है कि ठीक है, राजनीति में एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप पर अवसर रोज रहता है, लेकिन जहां देश का सवाल आता है और ऐसे लोग जो देश की शांति को भंग करना चाहते हैं, उस तरह के मामलों में सबको एक मत होना चाहिए, और ऐसे लोगों के विरुद्ध सबको खड़ा होना चाहिए। पूर्ण बात चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी ने कही है, और एक जिम्मेदार नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। मयंक शुक्ला, ये जब बात वहाँ बिगड़ती है जब आप किसी उपद्रवी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। राजनीतिक दल, कोई भी दल हो,
वो आपका भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है, कांग्रेस पार्टी भी हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी, कोई भी होता है। लेकिन जो राजनीतिक व्यक्ति किसी उपद्रवियों को, साजिशकर्ताओं को, खुराफातियों को जब प्रोटेक्ट करते हैं, तब स्थितियां और गंभीर होती हैं। मेरा तो सवाल इस पूरे डिबेट में यही रहेगा अगले कुछ समय तक कि भाई ये हो क्या रहा है, साजिश कहाँ से क्या शुरू हुआ। कानपुर से शुरू हुआ, पोस्टर लगे, जो दूसरे पक्ष था उन्होंने कहा भाई इस तरह की परंपरा कभी नहीं रही है कानपुर में। मुझे लगता है भारत में इतना बड़ा जुलूस मोहम्मदी कानपुर से बड़ा कहीं नहीं निकलता। कानपुर में बहुत धूमधाम से जुलूस मोहम्मदी निकलता है और जगह जगह लोग स्वागत करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं, फूल बरसाते हैं। तमाम ऐसी तमाम आबादी से निकलता जहाँ हिंदू मुसलमान रहते हैं। लेकिन ये नए नए खुराफात, चाहे ये पक्षों चाहे वो, दिमाग में आते हैं, फिर ये माहौल बनता है। अब देखिए नतीजा। मयंक, आदरणीय संपादक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने जब कार्यक्रम की शुरुआत करी उसमें भी आपने कहा, जो बातें रखी, विचार रखे कि खुराफात कौन करता है। ऐसे ही अभी मैं आईजी साहब का बयान सुन रहा था। आईजी महोदय ने भी कहा कि 95% लोग चले गए, 5% लोग जो रह गए उनकी वजह से बवाल शुरू हुआ। देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि खुराफात जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसलिए भी सही है क्योंकि आप देखते आए होंगे तमाम जगहों पे जब बवाल हुआ, जब उन लोगों को चिन्हित किया गया तो बहुत सारी जगह आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिले शामिल। कहीं पर मांस फेंकने का मामला था, उसमें भाजपा के नेता और भाजपा के कार्यकर्ता नजर आते हैं। तो खुराफात क्यों हो रही है? अच्छा, एक आम भाषा में जब भी शुरुआत होती है बातचीत की, जब भी कोई बवाल होता है, हिंदू मुस्लिम होती है, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। वो कहते हैं अब हम चुनाव जीत जाएंगे, अब हमारी सरकार मजबूत हो गई। तो खुराफात करके, बवाल करके जिसकी रोटी सिक रही है वो अपना स्पष्ट भी करता जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आप देखेंगे शाम से ही वीडियो फोटो डाल के एक जश्न का माहौल मना रहे हैं। और मैं कहता हूं कि आई लव मोहम्मद अच्छी बात है, हम सबको, हम जैसे मैं हूं, मैं कहता हूं आई लव महादेव, महादेव के भक्त हैं हम सनातन धर्म को मानने वाले। तो अगर कोई मोहम्मद साहब को लव कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई कहां से शुरू होती है? बुराई होती है खुरापात से शुरू। और उस खुरापात की जड़ जो है वो शासन और सत्ता में बने रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो साजिशें हैं उसका एक पार्ट है। आप देखिए, जब से ये लोग 2024 में बैसाखी पे आए हैं भाजपा के लोग, तब से छुटपुट घटनाएं करके कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी की जो पीडीए रणनीति है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी सबको इकट्ठा करके जो सपा सरकार काम कर रही है, उससे इतना विचलित है कि ये इस प्रकार के छोटे छोटे बवाल करा के, इन्हीं बवालों को बड़ा रूप देकर पूरे प्रदेश का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। और ये मानवीय मूल्यों के भी खिलाफ है, क्योंकि मानवीय मूल्य कहते हैं कि जब किसी के ऊपर लाठी पड़ती है, कहीं हिंसा होती है, हिंसा कभी भी एक अच्छे लोकतंत्र की कहीं हिस्सा नहीं हो सकती है। तो हिंसा का भी गलत है, और जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ वो भी निंदनीय है। क्योंकि जो वीडियो आ रहे हैं उसमें कहीं पत्थरबाजी नहीं दिखाई दे रही है शुरुआती दौर में, बाद में जो वीडियो आ रहा है उसमें कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग गलत कर रहे हैं उन पे जांच हो। जो सीसीटीवी कैमरे और तमाम कैमरों की फुटेज है उसमें आप प्रथम दृष्टि आप खुद देखिएगा, उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, ये निंदनीय है। और अगर कहीं कोई पत्थर चला रहा है तो वो भी गलत है। ठीक है, मेरा मानना यह है कि समाज में एक जी वहां पे आई लव महादेव भी है और आई लव मोहम्मद भी है। तो हम सब लोगों को मिलजुल के काम करेंगे तभी समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा, हमारा देश मजबूत होगा। और देश तभी आगे बढ़ेगा जब सभी जाति, धर्म, बिरादरी, संप्रदाय के लोग एक साथ मजबूती से देश के लिए काम करेंगे, तभी देश मजबूत होगा। एकता, अखंडता बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। सैयद इंतखाब साहब, आपकी तरफ इस चर्चा को लेकर आ रहा हूं। क्या ये जिम्मेदार लोगों की नहीं बनती, हमारे आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस तरीके की जो ठीक है, पैगंबर साहब के प्रति आस्था तो दिल में है, महादेव के प्रति आस्था दिल में है, न सड़क में चिल्लाने, पोस्टर लगाने से आस्था नहीं बढ़ जाएगी किसी की भी, चाहे महादेव के समर्थक हो चाहे पैगंबर साहब के समर्थक हो। देखिए, नमस्कार भाई, और तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा नमस्कार, आदाब। सबसे पहला सवाल मेरा भी यही है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये जिस तरह की जो कॉल है कि लोगों को इकट्ठा करना, तो सबसे पहली तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है।
मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। दूसरी बात रही आपकी ये कि ठीक है, पहले तो प्रशासन को कानपुर की घटना का ही संज्ञान लेना चाहिए कि अगर आई लव मोहम्मद पे किसी ने एतराज किया तो दोनों पक्षों को बिठाल के उनकी बात सुननी और समझनी चाहिए थी। लेकिन खैर, उसके बाद ये जिस तरह से भी पूरे प्रदेश और देश में बात हुई, और आज तक आप देख रहे हैं मुसलमानों ने बहुत समझदारी से अपनी अपनी जगह खामोशी से इस बात का एहतजाज किया, अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और जो बात नागवार गुजरी उसकी मुखालफत की। और हमने भी पिछले बार एक ऐसा एहतजाज किया था, और तो हमारे जो SHO साहब हैं उन्होंने तमाम भीड़ के साथ को वहीं हमने उनको बताया कि लोग चाहते हैं, तो उन्होंने वहीं जाके हमसे वो ज्ञापन लिया और भेजा। और जगह जगह पे मुसलमानों ने, चाहे वो बरेली जिला हो या तमाम उत्तर प्रदेश के जिले हों, सब जगह खामोशी के साथ अभी तक एहतजाज हो रहा था। तो आज सवाल ये उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है कि ये मोहम्मद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार था या ये शक्ति प्रदर्शन था। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, क्योंकि अगर आप कोई बात खराब लगी है और आपको लगता है कि प्रशासन से, तो उसके लिए कोर्ट है, प्रशासन है। आप अकेले जाकर उसी बात का एहतजाज कर सकते हैं, और आप प्रशासन को बुला के भी उसके साथ ज्ञापन दे सकते हैं, जैसा बहुत सी जगह जिम्मेदारान ने। इंतखाब साहब मैं तो दोनों को दोषी मानता हूँ, इंतखाब साहब मैं दोनों को दोषी मानता हूँ। प्रशासन गया क्यों नहीं तौकीर रजा के पास? जाता वो कहीं अंतर ध्यान तो नहीं हो गए, कहीं वो मंगल ग्रह में तो नहीं चले गए। वो जाके ये काम था, एडमिनिस्ट्रेशन का काम था कि जाते न्यूट्रलाइज करते, बात करते, और अगर उसके बाद भी होता तो कानून है, कार्रवाई करते उनके खिलाफ। आएगी तो पहले ही जाके सुबह उस ज्ञापन को ले लेना चाहिए था। उसके लिए जुमे की नमाज का इंतजार नहीं करना चाहिए था, वो ज्ञापन सुबह ही ले लेना चाहिए था। और ये तो सभी को इल्म रहता है कि जब जुमे की नमाज होती, भीड़ होती है, 10 तरीके के लोग होते हैं, दो बरगलाने वाले होते हैं, 8 समझाने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं फिर तो भीड़ अपने आप में बेकाबू हो ही जाती है उसमें। 95% लोगों ने कहा कि, हमारे आईजी साहब ने भी कहा कि मुसलमान जो थे वो जा चुके थे, तो ये 5% जो है इनकी जांच होनी चाहिए। और जो बात कही जा रही पथराव की, अगर पथराव नहीं हुआ है तो ये गंभीर बात है, और पथराव हुआ है तो उसके लिए जो दोषी है उन पे कार्रवाई होनी। ठीक है हाजी नाजिम साहब, अभी जैसा 5% की बात हो रही है, 5% लोग इतने लोग हो गए कि घूम घूम कर बरेली में 4 जगह बवाल हो गया। कौन लोग हैं भाई ये? और क्या कितना गैर जिम्मेदार है बरेली का प्रशासन? अगर तौकीर रजा 4 दिनों से रट लगाए हुए हैं, अपनी कोई जेन्युइन बात को कह रहे हैं, ठीक है, उनका किरदार क्या है उस पर नहीं जाने की जरूरत है। लेकिन कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई मुझे ज्ञापन देना है, एतराज है मुसलमानों को इस बात पे, तो जाके ज्ञापन ले लेना चाहिए था, या उनसे बात कर लेनी चाहिए थी कि भाई तौकीर साहब 10 लोग आ जाएं ज्ञापन देने, 20 लोग आ जाएं, 50 लोग आ जाएं। क्या वो इंतजामात नहीं थे? और ये ट्रेंड है, कानपुर से शुरू हुआ, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, गुजरात पहुंच गया, गोधरा, ये हालत है। हाँ दुर्गेश जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए किसी भी अफवाह के झांसे में ना आए, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा देती है। उसी तरीके से एक अफवाह पूरे मुल्क के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर देगी, इसलिए आप सभी को इससे बचना चाहिए। मैं अपने मुस्लिम समाज से खास तौर पर अपील करना चाहता हूं, और ये कहता हूं कि इस मुल्क की सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। अगर कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे देश की सौहार्द बिगड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और रही बात यह ज्ञापन की, तो ज्ञापन के लिए बिल्कुल आपने सही कहा है, देखिए प्रशासन को जाके अपना ज्ञापन ले लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि प्रशासन ने ढीलम ढाल रवैया अपनाया, जिसकी वजह से इतना बड़ा खामियाजा पूरे देश को देखना पड़ा कि बरेली के अंदर किस तरीके की घटना हुई है। ऐसी घटना की देखिए हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, और जिस तरीके से आईजी साहब ने कहा कि 95% जो लोग थे जो वो तो चले गए थे, लेकिन 5% वाले जो लोग हैं जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश करी, लेकिन उन 5% में भी कुछ अराजकता तो ऐसे होंगे जिन्होंने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। तो उनमें प्लानिंग में कौन कौन लोग शामिल थे, ये एक जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बरेली के अंदर घटना घटी है, इससे पूरे भारत के अंदर एक
इस तरीके का माहौल है कि ये देश के अंदर हो क्या रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश तो माननीय योगी जी के हाथों में, सुरक्षित हाथों में, तब भी बरेली के अंदर इस तरीके की घटना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये, और दूसरी बात ये, एक मंच से माननीय योगी जी को धमकी भी किसी ने दी थी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अगर जिसने धमकी दी है तो उस धमकी देने वाले के हम खिलाफ भारत सरकार और राज्य सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे लोग जो धमकी देकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ भी शासन में प्रशासन सख्त से सख्त एक्शन ले, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। और चौहान साहब, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर जो जुमे का वक्त था, देखिए अल्लाह का शुक्र है कि हर मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ता है, तो यहाँ पे प्रशासन को अलर्ट रहने की सख्त जरूरत है, क्योंकि यहाँ 50 गुना लोग ज्यादा हो जाते हैं न जुमे की नमाज के लिए। तो वहां पर ये देखना कि भी ज्ञापन बाद में लेंगे, वो बाद में करेंगे, इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात, तौकीर रजा साहब ने जिस तरीके की अपील करी थी कि ज्ञापन देंगे, तो मैं तो मानता हूं कि यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक हुई है। प्रशासन का चूक की वजह से इस तरीके का माहौल बरेली के अंदर हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए, हम लोगों को शासन में प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। जो लोग नफरत का माहौल देश के अंदर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए शासन में प्रशासन की तरफ से कठोर कदम उठाने चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर कोई भी मुल्क की फिजा खराब न कर सके। चौहान साहब, ठीक है नाजिम साहब, बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रही है। उमर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। हमारे साथ धर्मगुरु सुशील पाठक जी हैं, पंडित सुशील पाठक जी। पंडित जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अब ये क्या बात हुई कि एक, मान लीजिए जिस चीज़ को आप गलत बता रहे हैं कि ठीक है ये नई परंपरा है, अपने किसी आराध्य, किसी इष्ट को हृदय में रखना ज़्यादा बेहतर है कि उसको सड़क पे चिपका देना, कहीं वो कर देना। अब मान लीजिए ठीक है, किसी ने कोई बात कही, उस पर बैठ कर समाधान हो सकता था, लेकिन दूसरे पक्ष ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, फिर इस तरह का माहौल बन गया। इस पे क्या आप लोगों की, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हों, हिंदू धर्मगुरु हों, समाज के जिम्मेदार लोग हों, पॉलिटिकल लोग हों, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश चौहान साहब, आपने बहुत उचित बात कही है। और मैं एक ही बात कहूंगा कि ईश्वर हमारे, या खुदा, पैगंबर साहब हमारे हृदय में बसते हैं। हमें आज इस समय हमारे नवरात्रि चल रहे हैं, हम मैया को याद कर रहे हैं। ये आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद लिखने से हम ये नहीं जता पाएंगे कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो सच्ची वो है कि हम बैठकर इबादत करते हैं, और इबादत ही सच्ची मोहब्बत है, चाहे वो मोहम्मद साहब से हो और चाहे हमारी महादेव से हो। दोनों से बैठकर हम इबादत, हमारी सच्ची वही है। ये दिखावा करने से, रोड पर दिखाने से कहीं सच्ची मोहब्बत नहीं होती है। नंबर एक। अब नंबर दो, बरेली की घटना जो आप हुई है आज मैं उस पर आना चाहता हूं। चौहान साहब, तौकीर रजा आदतन अपराधी है, कोई व्यक्ति नहीं है। उसके खिलाफ 2010 में दंगा भड़काने पर एक FIR दर्ज है। अपराध संख्या 519/2010, एक धारा 147, 148, 149, 436, 307, 332, 336, 427, 152, 295, 153 का IPC धारा, इतनी धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसका नाम तौकीर रजा है। वो एक आदत अपराधी है। उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस बरेली की फिजा मार कई बार वो अपराधी इस शहर की फिजा को बिगाड़ चुका है। वो कोई नेता नहीं, कोई वो नहीं, धर्मगुरु नहीं है, वो एक आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ जब तक शासन और प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तब तक शहर की फिजा बरेली की बिगड़ती रहेगी। मैंने तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए अनशन भी किया था, और कहीं पर कुछ लोग ऐसे आ गए जिन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की। मैं तो तब तक नहीं उठता जब तक उसके खिलाफ FIR दर्ज न होती दोबारा, क्योंकि वो बरेली शहर की फिजा कई बार बिगाड़ चुका है। और IB साहब का जो कहना है 95%, मैं इससे पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 95% पब्लिक नहीं गई है। हाँ, कुछ पब्लिक जा चुकी होगी, ये मैं मान सकता हूँ, परंतु जो बात अभी लगातार पैनलिस्ट कह रहे हैं और आप भी कह रहे हो, मैं इससे सहमत हूँ। अगर वो आदतन अपराधी, प्रशासन इसको इतने हल्के में ले गया, अभी 2-3 बार उसने इस तरह की घटनाओं के लिए कई बार कोशिश की और वो मान गया, तो प्रशासन को लगा पिछली बार की तरह फिर वो शांत हो जाएगा।
मगर इस बार उसने वो किया जो 2010 और 2012 में बरेली में आग लगवा दी, बरेली में दुकानों में आग लगी, कर्फ्यू जैसी स्थिति झेलनी पड़ी बरेली शहर को। इस तरह के सुशील जी माना कि उन्होंने कोई बात कही, लेकिन जो अपील थी उसमें कहीं कोई भड़काऊ बात नहीं है जो अभी हमने सुनाया। जिम्मेदारी बनती थी कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन की कि उनसे बात करते, उनको न्यूट्रलाइज करते, लेते, ज्ञापन लेते और जो दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है उसको महसूस करते। वो ना करके वो अजीब स्थितियों में उसको छोड़े रहे। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के जब हम मौके देंगे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे जिम्मेदार लोग हों, चाहे पॉलिटिकल लोग हों, चाहे धार्मिक लोग हों, तो इस तरह की घटनाएं होंगी। कौन रोकेगा उनको फिर? तो हम सर एक बात बताइए, अगर यही ज्ञापन हम क्यों पब्लिक को बुलाकर ज्ञापन लेने जा रहे हैं? हम अकेले भी तो नियम के पास ज्ञापन लेने जा सकते हैं। हम अपने 4 लोगों के साथ में चुपचाप नियम क्यों मना करेंगे ज्ञापन लेने को? अगर हम प्रशासन, हम मानते हैं कि अगर प्रशासन पे हम दोष दे रहे हैं तो हमारा ये भी तो कहना है कि अगर तौकीर रजा को ज्ञापन ही देना था राष्ट्रपति के लिए, तो इस तरह की वो तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वो आदतन अपराधी है और ऐसे अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जगह जेल में होनी चाहिए, बाहर नहीं। जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक बरेली का नतीजा इसी तरह से बिगड़ती रहेगी। ठीक है, बरेली में सब अमन चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब को चर्चा में शामिल करते हैं साहब। एक ट्रेंड यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अब पता चला कि गोधरा के पास किसी गांव में कोई घटना हो गई है। वो गुजरात में, गोधरा वैसे भी बड़ा सेंसिटिव है, नाम सुनते ही पूरा दृश्य सामने आ जाता है। क्या त्योहारों के मौके पर ये कोई विशेष प्लान है, साजिश है कुछ लोगों की जिससे उनको फ़ायदा होने वाला है या हो सकता है साहब? रुगेन जी, इस घटना की शुरुआत कब से हुई है? इस पूरे मामले की शुरुआत कब से हुई है? मेरे हिसाब से 4 सितंबर से। 4 सितंबर को बारावफात के दिन कानपुर में एक के स्थान पर केवल एक बैनर लगा था, आई लव मोहम्मद। क्या कोई बता सकता है कि आई लव मोहम्मद लिखना कानून में कानूनन कैसे जुर्म है, क्या गलत है? संवैधानिक रूप से क्या हमको इसकी आज़ादी नहीं है कि हम अपने नबी की या अपने जिसको भी हमारे पूज्य है, आराध्य है या जिसको भी हम मानते हैं उसके प्रति अपने प्यार का या उसका इजहार करें? इसमें क्या आपत्तिजनक है? पहले मैं ये जानना चाहूंगा सरकार से भी, यहाँ बैठे पैनलिस्ट लोगों से भी, और कानून के जो जानकार है वही बताएं कि इसमें आपत्तिजनक क्या है। क्या इसमें किसी धर्म के प्रति कोई नफरत की बात लिखी गई थी? क्या इसमें किसी धर्म के विरुद्ध भड़काऊ नारेबाजी हुई थी? क्या इसमें किसी और की आस्था पे चोट पहुंचाने की कोशिश हुई थी? क्या किसी की आस्था को बुरा भला कहा गया था? अपनी आस्था का अपने स्थान पर यदि प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? एक चीज। दूसरी चीज यह है कि सरकार के लिए देश का प्रत्येक नागरिक समान निगाह से देखा जाने वाला है। जो कानून मेरे लिए है वो कानून आपके लिए भी है, वही कानून राष्ट्रपति के लिए भी है और वही कानून किसी भी मामूली सामान्य व्यक्ति के लिए भी है। तो अगर सार्वजनिक स्थानों पर या सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं इस बात को कतई मानता हूं कि नमाज की अनुमति नहीं होनी चाहिए, तो अगर नहीं है तो क्या अन्य धार्मिक कारणों की अनुमति कैसे दी जाती है और क्यों दी जाती है? अगर नमाज के लिए अनुमति नहीं है, पुलिस वाले जूते से नमाज पढ़ते व्यक्ति को मार सकते हैं, तो अन्य धार्मिक कारणों को रोक क्यों नहीं है सड़कों पर जो होते हैं? एक बात। दूसरी चीज ये कि यदि ये मामला वहां हो गया था तो उसमें मान लीजिए कि किसी ने पोस्टर उतार दिया था, फाड़ दिया था, तो आपसी सुलह समझौता वार्ता से वही मामला खत्म हो जाता। सरकार ने, पुलिस ने इस मामले में 150 लोगों के खिलाफ क्यों FIR करी? किन धाराओं में करी? उनका क्या अपराध था? देखिए, आज ही की घटना को ले लें। आज ही घटना के लिए
पहले से ही सरकार प्रदर्शन को सूचित किया गया था प्रशासन को। प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, तो प्रशासन का एक कर्तव्य बनता था कि वो इसमें बातचीत करते हुए कहते देखिए धारा 144 लगी हुई है, त्योहारों का माहौल है, हम नहीं चाहते कि माहौल बिगड़े, आप निकले, कल को कोई विरोध में कोई विपक्ष कोई और निकले, तो उससे अच्छा ये कि मैं यहीं पे मौजूद रहूंगा, आप लोग निकलिएगा मस्जिद से, हमें दे दीजिएगा ज्ञापन। मामला वहीं खत्म हो जाता। इतनी मामूली सी बात थी। तो देखिए, अगर लाठी डंडे से, अगर जोर जबरदस्ती से लोकतंत्र में नागरिकों को दबाने की कोशिश होगी तो वांगचुक जैसे देशभक्त को भी जेल जाना पड़ जाएगा। जी जी। जिन सोनम वांगचुक की प्रधानमंत्री स्वयं तारीफ कर चुके हैं, जब वो खुद मोदी जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, जब धारा 370 लगी हटी तो सोनम वांगचुक सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था। उसके बावजूद भी आज वो जेल में है। तो सरकार विरोध में उठने वाली हर आवाज को केवल कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए, कुछ लोगों को आई लव मोहम्मद से आपत्ति हो सकती है, बिल्कुल हो रही होगी, लेकिन केवल उनको संतुष्ट करने के लिए एक पूरे समाज को, एक पूरे समुदाय को अपराधी बना देना, यह कतई अन्याय है। सरकार को, शासन को इसमें थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए था। धर्मगुरुओं को भी इसमें थोड़ा सा सब्र से, थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए था। जो काम, जो बातचीत से हो सकती है, वो कभी लाठी गोली से नहीं निपट सकता। भाई आपको है सब याद है, आप भी रिपोर्टिंग किया करते थे, हम लोग जब रिपोर्टिंग किया करते, बहुत बड़े बड़े मसले पंचायत से निपट जाते थे। पंचायत से कहीं शहर काजी आ गए, हाजी आ गए, ये आ गए, वो आ गए, जनप्रतिनिधि आ गए, विधायक जी आ गए, हो जाता था। अभी वकील सड़कों पे 100 निकल पड़ते हैं, 200 निकल पड़ते हैं और पुलिस को मारते तक हैं। अभी घटना हुई हाल की बनारस में। आप बताइए किस वकील को आप कर लेते? एक वकील गिरफ्तार करके दिखा दीजिए आप। तो बहुत सारी चीजें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई ठीक है, मान लीजिए किसी ने नई परंपरा डाल दी, जुलूसों के रूट में नई परंपरा नहीं होती, नए रूटों में जुलूस नहीं जाते, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं इन सब चीजों को। तो उसको वहीं बातचीत से खत्म हो जाता। ये पूरे प्रदेश में, देश में, अन्य भागों में नहीं जाती चीजें। आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये मामला केवल उसका दिन के उस दिन ही समाप्त हो जाता। उसके बाद भी जब सोशल मीडिया पे कैंपेन हुआ है, तब भी सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया है। अगर आपने उस वक्त ही दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की होती, दोनों पक्षों की तरफ से, जिन्होंने पोस्टर फाड़ा उतारा उनके खिलाफ भी, जिन्होंने उस पोस्टर फाड़ने उतारने के बाद कोई उपद्रव की कोशिश की उनके खिलाफ भी, तो शायद मामला खत्म हो गया होता वहीं पे वहीं। ठीक है। लेकिन अगर आप एक पक्षीय कार्रवाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बात का बतंगड़ बनेगा, बात हर जगह पे आक्रोश फैलेगा और फिर जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन को भी अपनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ठीक है चंद्रिका जी, एक छोटी सी बात, बतंगड़ बनी, चिंगारी बनी, आग लग गई। आप भी एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, राजनीति में आने से पहले चीज़ों को जानते हैं। छोटी सी बातें, हम लोग पत्रकारिता में बहुत सारे इसी से बवाल हो जाते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों से कहता था कि देखो यार मसला ये है, इसको ज़रा देख लेना भाई, है ना। तो हम लोग वो चीज़ों को अवॉइड करते थे अखबारों में लिखने से कि समाज में आग ना लगे, ये हालत होती थी, टीवी में बताने से अवॉइड करते थे। तो इतना नैतिक बल क्यों नहीं है अब लोगों में? क्यों नहीं ये चीज़ें सबसाइड हो जाती अपनी जगह? कई बार चौहान साहब चीजें दिखती कुछ है, होती कुछ जी। अभी हमारे पूर्व वक्ता जी बोल रहे थे कि भाजपा की संख्या कम आई इसलिए भाजपा जगह जगह बवाल कराना चाहती। ऐसे निष्कर्ष निकालने से तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। जिन्होंने, भाजपा ने आई लव मोहम्मद लिखा, भाजपा ने पथराव किया, एक ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं। आप करके नेशनल चैनल है आपका, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि कम से कम ऐसे दंगे फसाद, भाजपा के मैं अभी तक प्रशंसा तो नहीं बोला, लेकिन योगी जी के शासन में कोई दंगा नहीं हुआ। आज 7-8 साल उनके शासन हो रहे हैं। और अभी भी आप तो उनके मंत्रिमंडल में रहे भी हैं, आप तो उनके मंत्रिमंडल में रहे भी हैं। जी 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 बिल्कुल, मैं बिल्कुल रहा हूँ, धन्यवाद आपको जी। लेकिन ऐसी बातें ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है,
ये घटनाएं छिटपुट हुई हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए थी, इसको रोका जाना चाहिए था। हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन कई बार चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, धोखा हो जाता है कि ऐसा नहीं होगा, हो जाता है। इसको रोका जाएगा, कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में प्रयास होगा कि ऐसा ना हो। ठीक है, मयंक बोलिए जल्दी से, बस मेरे पास 1 मिनट है कुल। मैं 1 ही मिनट में बात समाप्त कर देता हूं, क्योंकि अभी कई लोगों ने कहा कि खुराफात जो होती है, साजिश षड्यंत्र होते हैं, तो मैं चंद्रिका प्रसाद जी के साथ सम्मान एक बात कहना चाहता हूं कि इन्हें नाराज नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी दंगा होता है तो खुश होते हैं, और जो ये कह रहे हैं योगी की सरकार में, योगी जी की सरकार में कभी कोई दंगा नहीं हुआ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो लाठीचार्ज है, जो बवाल है, ये भी दंगा है, और जो घेर घेर के लोगों को मारा जा रहा है वो भी दंगा है। दंगे को किसी क्राइटेरिया में तय करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत अच्छे से करते हैं। जो बवाल, जो लोगों की हत्या है, निर्दोषों की हत्या हो रही है, सब बवाल दंगा है। और अभी तो एक उपाध्याय जी जो विकलांग थे, वो अपनी सरकार में एक छोटा सा प्रदर्शन कर रहे थे, लाठी पड़ के उनकी मृत्यु हो गई। भाजपा के जिलाध्यक्ष ने मानने से मना कर दिया कि हमारे भाजपा के कार्यकर्ता है। तो भाजपा की दुर्दशा अपने आप में बहुत बुरी हो गई है। तो इस तरीके से डिफेंड करने से कोई फायदा नहीं है। जो सरकार है वो पूरी तरीके से हर मोर्चे पे लगातार विफल हो रही है, और जो लाठीचार्ज, जो बवाल कर रहे हैं, मुझे लगता है मयंक इस तरह की चीजों का राजनीतिकरण ना हो तो मुझे लगता है चीजें रुक जाएंगी। कोई भी हो, आपका दल हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई हो, राजनीतिकरण ना हो तो मुझे लगता है रुक जाएंगी चीजें। आदरणीय उपाध्याय, भाजपा खिलाफ बुरा लगेगा, आप भाजपा खिलाफ बोलने आए, आपको बुरा लग रहा है, मैं बहुत जान रहा हूँ आपको बुरा लगेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल होता है, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, सच कड़वा नहीं होता, ध्यान रखिए। आपकी सरकार विफल है, समझता हूं आपका दर्द, क्योंकि आप दर्द में हैं। आपका मंत्रिमंडल में थे, शायद अब नहीं है, मुझे नहीं पता क्या स्थिति है, मगर मुझे लगता है कि आपका दर्द जायज है, क्योंकि आप भी हो सकता है कि साइडलाइन हो गए हो। नहीं, उपाध्याय जी गंभीर और सीरियस नेता है भाई। बोलिए उपाध्याय जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, अनम्यूट करिए, बोलिए उपाध्याय जी। उपाध्याय जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए कृपया, अनम्यूट करिए। मुझे लग रहा है भाजपा ने इन्हें म्यूट कर दिया, इसलिए अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं उपाध्याय जी म्यूट नहीं हो सकते कभी। आप लगातार लूज टॉक कर रहे हैं, आप इतने सीरियस बहस में आए हैं और बहस को आप डिरेल कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि सालों साल दंगे चलते थे, हर त्योहार पर दंगा होता था, 7-8 साल में भी दंगा नहीं हुआ। उसके बाद ही योगी जी को सरे देने में आपको संकोच हो रहा, और ये घटना ठीक है, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रिका प्रसाद जी, मयंक, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। हयात उमर साहब बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी मेहमानों का। लेकिन ये जो मसला है, ये अगर बहुत स्मार्टली, जिसको कहते हैं आधुनिक भाषा में, और हम लोगों के ज़माने में कहा जाता था कि बहुत इसको संवेदनशीलता से, अगर संवेदनशील तरीके से इसको टैकल किया जाता तो मुझे लगता टैकल हो सकता था। और अब आजकल दिक्कत क्या हो गई है कि अधिकारीगण जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, वो पता नहीं किस हवा में रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता कि उनके शहरों में क्या हो रहा है, इंटेलिजेंस कैसे मिलेगा, क्या होगा, इसके रिपरकेशन क्या, कोई अध्ययन वध्ययन नहीं करते। वो हवा में लप लप करती गाड़ियों में मौज लेते हैं। तो कम से कम उन अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि अगर मुख्यमंत्री इन सब चीज़ों पे इतना गंभीर और सख्त हैं तो आप लोग भी ज़मीन पे कुछ काम करो भाई। इस तरह की घटनाओं से विकास का जो चक्का है ना, चक्का वो रुकता है, ध्यान रखिए। और देश और उत्तर प्रदेश और देश के लोगों से अपील है कि कृपा करके बहकावे में ना आए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।